रात दिन के हेर फेर में, सड़क पे फिरती भीड़ के ढेर में, जिंदगी की छोटी छोटी बातें समझ में आती हैं कुछ देर में। WHO के एक सर्वे के मुताबिक विश्व भर में साल 2008 में 1,27,00,000 कैंसर के केस दर्ज हुए, जिनमें से 76 लाख से ज्यादा लोगों को कैंसर ने निगल लिया। और निराश करने वाला आंकड़ा ये है कि उसमें से 30% जानें सिर्फ सही समय पर डॉक्टरी सलाह न लेने की वजह से हुई। और एक अनुमान के अनुसार साल 2030 में ये आंकड़ा लगभग दुगना हो जाएगा। शायद ही विश्व के इतिहास में कोई और ऐसा रोग होगा जो इस गति से विकराल रूप ले रहा हो। पर इसी विश्व का, इसी समाज का एक छोटा सा हिस्सा, आप और हम, ये मानकर बैठे हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता। हम सिगरेट नहीं पीते, हम नशा नहीं करते, हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कैंसर हो। फिर भी क्यों अंत की दस्तक देने आता है कैंसर? वजह सिर्फ एक, अज्ञान और लापरवाही। कैंसर एक ऐसा रोग जो न जाने कब दबे पांव हमारे जीवन में प्रवेश पा जाता है। कैंसर एक ऐसा भयानक शब्द जिसका हमारे जीवन से जुड़ना भर ही हमारे लिए अंत की दस्तक है। कैंसर न सिर्फ पीड़ित बल्कि उसके परिवार के लिए भी एक डरा देने वाला रोग है। कैंसर का असर शारीरिक से ज्यादा मानसिक होता है। कैंसर अपने साथ लाता है नाउमीदी, मायूसी, बदहाली, जिसकी वजह से कैंसर के होने पर हम उससे लड़ने और जीतने की बजाय लगते हैं अपनी जिंदगी को समेटने। भले ही आज कैंसर का इलाज मौजूद है, दवाइयां मौजूद हैं, लेकिन कमी है तो सिर्फ जानकारी की। और इसी भ्रम को आपके और हमारे जीवन से दूर करने और कैंसर के विरुद्ध एक नई शुरुआत का नाम है कैंसर हीलर, एक आशा की किरण। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने खास कार्यक्रम कैंसर हीलर, एक आशा की किरण में। आशा की एक किरण, ये हम सबके जीवन को बदल सकती है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की आशा हमारे जीवन में जगी रहती है तो हमें लगता है कि सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर किसी के दर्द भरे होठों पर हम मुस्कुराहट ला दें तो हमें लगता है कि हमने इसकी ज़िंदगी बदल दी। ये भी तो एक आशा ही है। छोटी छोटी आशाएं हम सभी रखते हैं। हम सभी चाहते हैं कि सबके जीवन को बदल दें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाता। बहरहाल आज का अपना ये कार्यक्रम हम समर्पित करते हैं नारी शक्ति को। नारी शक्ति को इसलिए क्योंकि वो परिवार की धुरी है। वो आप सभी के लिए खुशियां ढूंढती है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को नज़रअंदाज कर देती है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से नारी अपने आप को नज़रअंदाज करके अपने लिए ही बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को आमंत्रण दे देती है, निमंत्रण दे देती है। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। इस कार्यक्रम को बहुत ही गौर से देखिएगा, चाहे आप वर्किंग वुमन हो, घर में रहने वाली एक महिला हो, पढ़ी लिखी हैं या नहीं पढ़ी लिखी हैं, इस बात का कोई इसे सरोकार नहीं है। सरोकार सिर्फ इस बात का है कि ये बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है। आप ये ना सोचें कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये छोटी लड़कियों को भी हो सकता है, यानी युवावस्था में भी ये हो सकता है। चूँकि अवेयरनेस की कमी है, हम इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इस बीमारी को हमने स्वयं निमंत्रण दे रखा है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे एक्सपर्ट जिन्होंने सालों साल इस कार्य में ही गुजारे हैं कि कैंसर किस तरह से इस धरती से दूर किया जाए। इनके पिताजी डॉक्टर हरे कृष्णा, 41 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने कैंसर में कई ऐसे केसेस को सॉल्व किए हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये होपलेस केसेस हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। आज उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं डॉक्टर तरंग कृष्णा जी। जाने माने एक्सपर्ट हैं। वाकई कहा जाता है कि इनके हाथ में एक शफा है जिसे भी ये ट्रीट करते हैं, दिल से ट्रीट करते हैं, और वो बीमारी वाकई उस इंसान के जीवन से दूर हो जाती है, क्योंकि इनका सिर्फ एक मानना है, आई ट्रीट एंड ही क्योर्स। मतलब वो भगवान पर सब कुछ डाल देते हैं अपनी ट्रीटमेंट के बाद। बहरहाल स्वागत करते हैं और इस विषय पर उनसे ढेर सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं इस टर्म के बारे में आपसे डेफिनेशन चाहूँगी, व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर?
देखिए, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन है। महिलाओं में अगर देखा जाए तो 99% अगर देखा जाए, हालांकि ये एक ऐसा कैंसर है जो लोग नहीं जानते, 1% पुरुषों में भी होता है, बट 99% जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है छाती से डेवलप होता है। दूध पिलाती हुई महिला जब बच्चे को पिला रही होती है तो महिलाओं में बच्चों की कोहनी लग जाती है, इससे जो गांठ उत्पन्न होती है वो भी ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले सकती है। ब्रेस्ट में कई प्रकार के सेल्स होते हैं। जब ये सेल्स बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, जब ये अनकंट्रोल्ड रैपिड ग्रोथ करते हैं, तो ये एक ट्यूमर, एक मास बना देते हैं। उस ट्यूमर, उस मास को जब हम जांच कराने भेजते हैं तो वो कैंसर का रूप होती है। ये दो प्रकार की गांठें हो सकती हैं, चाहे बिनाइन, जो कभी ना फैलने वाली, जो कैंसरस नहीं होती, बिनाइन गांठें। दूसरी मैलिग्नेंट गांठें। मैलिग्नेंट गांठें वो जो कैंसर का रूप होती हैं, जो तेज़ी से फैलती हैं, तेज़ी से मेटास्टेसिस करती हैं और जगह जगह करके लिवर में, लंग्स में, बोन्स में, ब्रेन में फैलना शुरू कर देती हैं। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर अगर देखा जाए तो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर, जितने प्रेवलेंट हैं पूरे वर्ल्ड में, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। पिछले साल के अगर हम WHO के रिकॉर्ड्स की बात करें तो पिछले साल ऑलमोस्ट 2.5 लाख महिलाएं कैंसर से डेथ हुई उनकी ऑल ओवर US में। डॉक्टर्स जितनी तेज़ी से इलाज नए नए ढूंढ रहे हैं, बट इलाज के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली महिलाओं की मरने की संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। रीज़न, क्योंकि वो लोग ट्रीटमेंट के बारे में नहीं जानते। लोग वो हार्श ट्रीटमेंट के बारे में ही जानते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ऑपरेट करा लो, बाकी ट्रीटमेंट करा लो और उस हार्श ट्रीटमेंट के बाद ख़त्म हो गया। सो उतनी तेज़ी से ही कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ब्रेस्ट कैंसर उसमें से ही एक मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलरली नोन कैंसर है। डॉक्टर साहब, हम ब्रेस्ट कैंसर की आज बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, विडंबना ये मानिए इस देश की, कि हम महिलाएं जो हैं, हम दुनिया भर का ध्यान तो रख लेंगे, लेकिन जब अपने ध्यान की बारी आती है तो इग्नोरेंस कहीं ना कहीं है, खुद को इग्नोर करते हैं और इस टॉपिक के बारे में जानकारी कम है। इग्नोरेंस है, इसलिए हम नहीं जानते कि हमें प्रॉब्लम कब से शुरू हुई है। तो सबसे पहले मैं आपसे सिम्टम्स जानना चाहूँगी कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, इसे हम कैसे पहचानें। ब्रेस्ट कैंसर में देखिए कई सारे सिम्टम्स हैं जिसको किसी भी लेडी को, किसी भी महिला को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट अगर कोई सिम्टम है या कोई लक्षण है, वो है छाती में गांठ होना। लेडी के अगर किसी भी लेफ्ट या राइट ब्रेस्ट में कोई भी छोटी सी चने के बराबर गांठ हो जाती है, जो पकड़ में आ रही हो, जो जब वो ब्रेस्ट एग्जामिन कर रही है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रही है, तब उस टाइम पे अगर किसी भी प्रकार की गांठ अगर आ रही है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो गांठ कैंसर की भी हो सकती है, चाहे वो चने के बराबर गांठ हो जो मूवेबल हो, मतलब अगर हिल रही है और या तो उसके पकड़ में आ रही है या फिर दबाने से दर्द कर रही है, नहीं कर रही, फिर भी वो गांठ कैंसर की हो सकती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है अनइवन साइजेस का होना। बहुत ही अगर मुख्यतः अगर उसमें देखा जाए, अगर एक लेमैन्स टर्म में अगर मैं बताना चाहूँ, जब राइट और लेफ्ट ब्रेस्ट में साइजेस में बहुत मार्क डिफरेंस आए तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरा, बहुत ज़्यादा हैवीनेस होना ब्रेस्ट में, बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस, या हालांकि हैवीनेस सिम्टम जो महिलाओं में पीरियड्स के टाइम पर, माहवारी के टाइम पर भी बहुत कॉमन रहता है, बट अगर वो हैवीनेस बरकरार रहे और थ्रू आउट बनी रहे तो वो निश्चित है कि आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसको निप्पल इन्वर्जन कहते हैं, जिसमें जो महिलाओं की छाती में जो निप्पल होती है वो अंदर की तरफ दब जाती है, जो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकलती, तो वो भी एक सिम्टम है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर वो एक रूप ले सकती है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, कई बार इसलिए जानना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। लोग इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते, डिस्कस करना पसंद नहीं करते, शायद इस वजह से लोगों को मालूम नहीं है। अब मुख्य बात ये उठती है कि ये किस वजह से हो रही है, क्योंकि देखिए बाकी चीज़ों में तो हम किसी न किसी चीज़ पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हमने अमुक चीज़ का सेवन किया, खाया पिया, इसलिए हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। मगर ब्रेस्ट कैंसर होने के पीछे रीजंस क्या हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के रीजंस काफ़ी सारे हैं। मैंने हमेशा से बताया कि आजकल ज़रूरी नहीं है कि जो लोग सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब ही ले रहे हैं उन्हें ही कैंसर हो रहा है, ऐसा नहीं है। मुंह का कैंसर जब जो नहीं भी ले रहा उसे भी हो रहा है। वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर में आजकल ये नहीं रह गया कि जो ड्रिंक कर रही हैं या फिर स्मोक कर रहे हैं या फिर बच्चे को पैदा होने के बाद उसको छाती का दूध नहीं पिला रही, उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही, उन्हें ही कैंसर हो रहा है। बट कई एक ऐसे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। कई आमतौर पर आजकल ये ट्रेंड आ गया है जिसमें महिलाएं अपनी किसी रीज़न की वजह से या इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स की वजह से उन्हें ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती। उसमें वो कहीं ना कहीं दूध की गांठ, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, वो डेवलप हो जाती है।
उस गांठ को जब वो ओवरलुक कर जाती हैं और धीरे धीरे करके वो गांठ का ट्रीटमेंट नहीं कराती या उसको डिसॉल्व करने के लिए कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं लेती, वो आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले सकती हैं। कई सारे रीजंस है। सबसे इम्पॉर्टेंट लो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कई कम हो जाना। कई सारे रीजंस है इसके लिए। छोटे छोटे अगर हम नॉर्मल दिनचर्या में देखें तो छोटे से छोटा रीज़न भी कैंसर कर सकता है। हम चाय पी रहे हैं, प्लास्टिक के कप में कहीं बाहर जाके चाय पी रहे हैं, वो प्लास्टिक भी गर्म चीज़ की वजह से उसमें डिसॉल्व हो रहा है, वो प्लास्टिक कहीं ना कहीं अंदर जा रहा है। ज़रूरी नहीं है वो गले का कैंसर ही करे, ब्रेस्ट कैंसर भी कर सकता है। जो दूध हम पी रहे हैं बाहर, आजकल पॉल्यूशन हर जगह है, जो दूध हम पी रहे हैं बाहर वो कॉस्टिक सोडा मिला हुआ है। गायों को, भैंसों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा लगा कर दूध दिया जा रहा है। ये सब लो इम्यूनिटी करते हैं। प्लास्टिक के बर्तनों में हम जब माइक्रोवेव करते हैं तो वो प्लास्टिक के बर्तन भी माइक्रोवेव होने के बाद उस प्लास्टिक बोल्स होते हैं वो उस खाने के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और धीरे धीरे अनकॉन्शियस तरीके से वो प्लास्टिक हमारे अंदर जा रहा है, कैंसर होने का खतरा है। सब्जियां जो हम खा रहे हैं, अगर सब्जियां, फल वगैरह, जितने सारे फूल गोभी हैं, मूली हैं, अगर इस पे जो किसान हैं इंसेक्टिसाइड्स ना छिड़कें तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, अगर आपने इनको अच्छे से नहीं धोया या प्रॉपर गर्म तब पानी से नहीं धोया, जो जनरली आजकल कोई नहीं धोता, मैं सच्चाई के तौर पर कह रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे डोंट डू इट। और वो इंसेक्टिसाइड्स जब शरीर में गए छोटी छोटी मात्रा में, छोटे से लेकर बड़े तक, ये इंसेक्टिसाइड्स अंदर इम्यूनिटी हमारी घटाते रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती रही। एक स्टेज ऐसा आया जब इम्यून सिस्टम इतना घट गया कि उसने एक लंप का रूप ले लिया। सो कई सारे ऐसे छोटे फैक्टर्स हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और वो आगे चल के एक विकराल रूप ले लेती हैं। डॉक्टर साहब, साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है लेकिन बीमारियों ने उससे भी ज़्यादा तरक्की कर ली है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ब्रेस्ट कैंसर ऐसी एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते। तो अब सेल्फ एग्जामिनेशन कोई इंसान कैसे करे, कैसे पता लगाए कि ब्रेस्ट कैंसर है? देखिए, बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस की, बहुत ज़रूरी है ये जानने की कि आप कैंसर से कैसे बच सकते हैं। कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेज़ कैंसर। कोई भी चीज़ अगर किसी व्यक्ति को, किसी लेडी को लगातार इरिटेट कर रही है तो वो कैंसर का रूप ले सकती है। जनरली 30 साल के ऊपर, जनरली मैं एडवाइस करता हूँ कि 25 साल के ऊपर हर महिला को, हर लेडी को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे है कि एक महिला ने अपना हाथ ऐसे उठाया और राइट हैंड से अपनी लेफ्ट ब्रेस्ट को एग्जामिन किया कि किसी प्रकार का कोई लंप या कोई गांठ तो नहीं है। उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड से अपने राइट ब्रेस्ट को एग्जामिन किया, बगल के नीचे एग्जामिन किया, दबाकर देखा कि उसमें कहीं पर किसी भी तरीके का, क्योंकि जनरली जो गांठ होती है वो इतनी छोटी होती है, चने के बराबर होती है कि वो जनरली पैल्पेट नहीं हो पाती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अब रेगुलर बेसिस में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को प्रमोट करें। शीशे के सामने खड़े होकर किसी भी महिला को ये टेस्ट रूटीन में करना चाहिए। हाँ, अगर हो सके तो महीने में एक बार ज़रूर करना चाहिए, जिसमें वो अगर किसी प्रकार के लंप है, जैसे ही उसको कंफर्म किया, जैसे उसे पता चला, इमीडिएट वो कोई ट्रीटमेंट या टेस्ट कराकर कंफर्म कर सकती है और उतनी जल्दी ट्रीटमेंट कराकर ठीक भी हो सकती है। जी, इसके बाद का जो टेस्ट होता है वो मैमोग्राफी होता है। उसके बाद टेस्ट करवाएं। उसके बाद का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कई प्रकार के हैं। डॉक्टर्स जनरली जैसे कहते हैं कि अगर कोई लंप आता है तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप एक अल्ट्रासाउंड करा लें ब्रेस्ट का, या फिर मैमोग्राफी करा लें। जनरली डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, मतलब उसमें से एक फ्लूइड निकलवाएं और फ्लूइड निकाल के जांच को भेज दें, या फिर बायोप्सी, जिसमें वो उसका मांस का टुकड़ा काट कर उतना पोर्शन काट देते हैं और उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं। बायोप्सी नहीं करानी चाहिए, बायोप्सी के बाद और तेज़ी से फैलती है। अगर हो सके तो अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट कराएं, मैमोग्राफी कराएं, या फिर एक CA मार्कर आता है, CA 15.3, किसी भी महिला अपने ब्लड के थ्रू उसको जांच के लिए भेज सकती है। और CA 15.3 ब्रेस्ट कैंसर मार्कर है, जिसके थ्रू वो कंफर्म कर सकती है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर डेवलप तो नहीं हुआ या हुआ है, या अगर कोई गांठ है भी तो किस स्टेज का है, कितने लेवल का है। जनरली अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी और FNAC से भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा कैंसर है और किस स्टेज का है। जब कैंसर अगर डायग्नोज हो गया तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट सर्जरी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि जहाँ कैंसर हो गया उसको आप सर्जरी करा लीजिए, उसको रिमूव करा लीजिए। सर्जरी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सर्जरी से कभी भी पेशेंट ठीक नहीं होता। सर्जरी, आपने किसी चीज़ को ऑपरेट करा लिया, मैं बहुत ही लेमैन्स टर्म में समझाना चाहूँगा कि अमरूद को अगर आप तोड़ दें तो अमरूद का डाल से कोई संबंध नहीं रहता, बट कोई ट्यूमर कोई अमरूद नहीं है कि आपने उसको तोड़ लिया तो डाल से संबंध नहीं रहा। वो ट्यूमर थ्रू कोशिकाओं के थ्रू, एक आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के थ्रू जुड़ा रहता है। अच्छे से अच्छा सर्जन स्क्रैप आउट करता है। 70%, 80%, 90% नोच लिया आपने, 10% जो जड़ें अंदर रह गई वो तेज़ी से फैलना शुरू कर देती हैं। तो सर्जरी उस 10% को जलाने के लिए ये लोग रेडिएशन और कीमोथेरेपी करते हैं। रेडिएशन और कीमोथेरेपी करके जितने बचे हुए सेल हैं उसको जला देते हैं।
बट उसमें जब आप जला देते हैं तो उसमें कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल भी जल गए, ब्लड सप्लाई खत्म, नर्व सप्लाई खत्म, वो पार्ट डेड हो गया, तो और कंडीशन बद से बदतर हो जाती है। तो क्योंकि इलाज उनके हिसाब से, मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से यही मौजूद है, तो पेशेंट इसी की तरफ भागता है। हमारा जो ट्रीटमेंट है कैंसर हीलर, वो इम्यून सिस्टम पर आधारित है, इम्यूनोथेरेपी पर है। दवाइयाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साथ भी चलाई जा सकती हैं। मैं आपसे वाकई यही जानना चाहूँगी कि जो हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है, जो हम कैंसर हीलर के ज़रिए करते हैं, वो किस प्रकार करते हैं। इसलिए आपको बताना चाहेंगे कि आज चूँकि हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से इस बात को सुनिएगा। आपको सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया, उसको ध्यान में रखिए। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आपके फ़ायदे के मकसद से ही आपको बताई जा रही हैं। हमें डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि डॉक्टर्स कई बार सजेस्ट करते हैं कि जिस हिस्से में आपको कैंसर है उस हिस्से को आप निकलवा दीजिए, एंड दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन लेफ्ट बिहाइंड। पर इसके बावजूद भी परेशानियां ख़त्म नहीं होती हैं। नो वीमेन कैन लिव लाइक दैट। इट्स रियली वेरी ह्यूमिलेटिंग, बहुत परेशानी भरा होता है सब कुछ। तो उस ह्यूमिलेशन से, उस परेशानी से बाहर निकालने का रास्ता कैंसर हीलर के ज़रिए है। तभी हम बार बार कहते हैं एक आशा की किरण, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि ये आशा हमें नए जीवन की तरफ ले चलती है, हमें दिखाती है कि नए जीवन की तरफ कैसे बढ़ना है। बिल्कुल। देखिए, कैंसर हीलर एक ऐसी मेडिसिन है जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। कैंसर के डायग्नोज होने पर आप इमीडिएट उस ट्रीटमेंट को शुरू भी कर सकते हैं, और ये दवाइयाँ लंप को डिसॉल्व करने में मदद करती हैं। अगर बीमारी फैल गई है, जैसे कई लोगों को जब डायग्नोज होता है तो बीमारी ब्रेस्ट कैंसर से फैलकर लंग्स में, बोन्स में, लिवर में जा चुकी होती है, उस स्टेज पर भी आप कैंसर हीलर को अपना सकते हैं। कैंसर हीलर शुरू करने के बाद जो भी मरीज़ को परेशानी आ रही है, अगर दर्द हो रहा है या भूख नहीं लग रही, या फिर दर्द इतना एक्सट्रीम है कि वो किसी भी पेन किलर से कंट्रोल नहीं हो रहा, उस हालत में भी अगर पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ तो दे ही सकते हैं। सक्सेस रेट्स इस मेडिसिन का बहुत हाई है। अगर हम सक्सेस रेट्स की बात करें तो हर 10 में से 6 से 8 पेशेंट जनरली इससे रिस्पॉन्ड करते हैं और पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं विथ कैंसर हीलर मेडिसिन से। जहाँ तक क्वालिटी ऑफ लाइफ का सवाल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन जनरल एट अ ग्रॉस एस्पेक्ट सभी मरीजों में रहती है, क्योंकि ये दवाइयाँ इम्यून सिस्टम बढ़ा रही हैं, नॉर्मल सेल एक्टिव कर रही हैं, तो नॉर्मल सेल जब भी किसी मरीज़ का एक्टिव होता है तो इम्प्रूवमेंट आता ही है। और दवाइयाँ दी गई तो जिनका लंप हो रहा है या किसी भी प्रकार की कोई गांठ है, वो डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है। कई पेशेंट्स जब ऑपरेशन करा चुके होते हैं और सोचते हैं कि अब ऑपरेशन हो गया, अब इसके बाद कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी नहीं करानी, उससे भी आप बच सकते हैं। और ऑपरेशन के बाद, क्योंकि रेकरेंस, जो बीमारी दोबारा लौट कर आने का सिचुएशन है, वो जो प्रोसीजर है वो नहीं होता। दवाइयों से भगवान ने चाहा तो रेकरेंस नहीं आता, और अगर ऊपर वाले की नज़र सीधी रही तो हमारा पेशेंट क्योर भी होता है, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ से जीता है। एंड जब लोग कह देते हैं कि भाई कैंसर हो गया, मरना है, तो वो सिचुएशन नहीं आने देते। नहीं डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम का जो मकसद है वो भी यही है कि हम जन जन तक इस बारे में अवेयरनेस फैलाएं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप इस तथ्य को समझें, पहचानें। और बार बार जो हम आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी मंशा भी सिर्फ इतनी है कि आप जानें कि कहीं आप कैंसर की गिरफ्त में तो नहीं जा रहे। अगर जा रहे हैं, पहला स्टेज भी अगर आपको नज़र आता है, हमारी इन बातों से ही अगर आपको आभास हो रहा है, तो ये वो वक्त है जब आप कैंसर को अपने शरीर में बढ़ने से रोक सकते हैं। खास बात यह है कि अगर आप परेशान हैं, आपको कैंसर बताया जा चुका है, आपको लगता है कि अब नाउम्मीदी चारों ओर है, तो भी उम्मीद की किरण यानी आशा की किरण हमारे पास है। आप कैंसर हीलर के जरिए अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, ज़िंदगी के मायनों को बदल सकते हैं। जो निराशा आपके मन में घिरी पड़ी है, उस निराशा से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इस मुहिम में जब तक आप हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, हमारी ये मुहिम बिल्कुल असफल रह जाएगी। इसलिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए, इस अवेयरनेस को आप सुनिए और दूसरों को समझाने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आप हम अपने तक सीमित रखेंगे तो ये बात आगे नहीं बढ़ पाएगी और इस बीमारी से आपको निजात नहीं मिल पाएगी। डॉक्टर साहब, मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि अगर सेल्फ एग्जामिनेशन के ज़रिए हमें आभास हुआ कि इस तरह की कोई चीज़ नज़र आ रही है, वी डोंट वांट टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ टेस्ट, हम किसी तरह के टेस्ट को नहीं करवाना चाह रहे और हम सीधा आते हैं कैंसर हीलर के पास, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात है कि हमें ये बताया गया है कि अगर इस तरह की कोई लंप आपको नज़र आता है तो उसका मतलब कैंसर हो सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में भी क्या आप कोई ट्रीटमेंट उन्हें सजेस्ट करते हैं, या पहले आप टेस्ट करते हैं उसके बाद ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं? देखिए, टेस्ट अगर आप कराना चाहें तो टेस्ट से आप कंफर्म कर सकते हैं कि कैंसर कौन सा है, कहाँ तक फैला हुआ है, और उस हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो सकता है। कैंसर हीलर एक ऐसी मेडिसिन है क्योंकि उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये प्रिवेंटिव भी है, क्योरेटिव भी है। गांठ महिलाओं में 2 प्रकार की हो सकती है, या तो बिनाइन जो फैलने वाली ना हो और वहीं की वहीं रुक जाए, साथ ही साथ दूसरी मैलिग्नेंट
जो बहुत तेज़ी से फैलती है, जिसको अगर आपने छेड़ा या नहीं छेड़ा फिर भी वो आगे चल के तेज़ी से मेटास्टेसिस यानी दूसरे ऑर्गन्स में जा सकती है। तो चाहे बिनाइन हो चाहे मेलिग्नेंट हो, उसमें भी कैंसर हीलर एज अ प्रिवेंटिव काम करती है कि अगर कैंसर नहीं है तो कैंसर होगा नहीं, बट अगर कैंसर है तो उससे भी आप लड़ सकते हैं और कैंसर से बच भी सकते हैं और कैंसर से रिकवर भी हो सकते हैं। सो कैंसर हीलर अगर जैसे किसी को डायग्नोज हुआ है उस स्टेज पर भी, अगर नहीं भी हुआ या टेस्ट नहीं कराया उस स्टेज पर भी आप कैंसर हीलर को अपना सकते हैं। और जैसे जैसे दवाइयाँ चलती हैं तो जो लंप अगर लंप जो डेवलप हुआ है वो डिज़ोल्व होना शुरू करता है, रिड्यूस होना शुरू करता है। एंड प्रोबेबली जब आप रूटीन में जब पेशेंट्स अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी करने जाते हैं तो वो जो गांठ होती है वो गांठ डिज़ोल्व हो जाती है, मतलब गांठ दिखती नहीं है। साथ ही साथ जब मेटास्टेसिस हो चुकी होती है, जब बीमारी फैल चुकी होती है, उस स्टेज में भी पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीता है, पेशेंट रिकवर होता है। और जो पेशेंट्स बिल्कुल हताश हो चुके होते हैं कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के बाद कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब इस ट्रीटमेंट में मुझे, कई लेडीज़ मेरे पास आती हैं वो कहती हैं डॉक्टर साहब आप मुझे कीमोथेरेपी नहीं करानी, मैं मरना पसंद करूँगी। तो ऐसे हालत में भी कैंसर हीलर रिकवरी लाता है। भूख जिनकी ख़त्म हो जाती है उनको भूख लगनी शुरू होती है, जिनको दर्द हो रहा होता है उनके दर्द खत्म होता है, धीरे धीरे करके कम होना शुरू होता है। इनफैक्ट वो पेन किलर डिपेंडेंट नहीं रहती और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी सकती हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये अवधारणा है कि जब तक आप दवाई खाएंगे आप सेहतमंद रहेंगे। क्या हमारे केस में भी कुछ ऐसा है कि हम क्या ऐसी कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में उनको लेके जाते हैं पेशेंट्स को, जिससे कि उन्हें ताउम्र जब तक वो जीवित हैं वो दवाइयाँ लेते रहें, उसके बाद ही कैंसर कंट्रोल रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कैंसर हीलर ताउम्र नहीं खानी पड़ती। इनफैक्ट इसका सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमारे पास मोस्टली केसेस जो आए हैं, मोस्टली केसेस जो हमारे इलाज बंद हुए हैं 6 मंथ्स टू 8 साल में हमने उनका इलाज ही बंद कर दिया। कई पेशेंट तो हमारे पास आते हैं वो मजाक में कहते हैं डॉक्टर साहब मैं ताजुब कर रहा हूँ, जब वो आते हैं मेरे पास रिपोर्ट्स लेकर, मैंने कहा रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आ गई, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे बताया था रेडियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट्स नॉर्मल है, CT स्कैन नॉर्मल है, मैंने पेट स्कैन कराया, पेट स्कैन नॉर्मल है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अब एक हाइपोटेंसी देके अब इलाज बंद कर देते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब क्या मजाक कर रहे हो आप, ब्लड शुगर हुआ है, किसी को डायबिटीज़ हुई है, ब्लड प्रेशर हुआ है, उसकी जब ज़िंदगी भर इलाज चलता है तो फिर आप कैंसर की दवाई बंद कर रहे हैं। मैंने कहा भाई जब अब कैंसर ख़त्म हो गया तो ज़रूरत नहीं है, अब आपकी इम्यून सिस्टम सक्षम है लड़ने के लिए आगे, और अब आगे मेडिसिन की वो नहीं है। तो एक साइकोलॉजी वो बैठी हुई है कि कैंसर का ट्रीटमेंट ताउम्र चलना है, ऐसा नहीं है। इलाज जब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती हैं तो इलाज बंद हो जाता है। उसके बाद रेगुलर फॉलोअप्स होते हैं जिसमें हर 6 महीने में, हर साल भर में टेस्ट होते हैं कि कहीं रिकरेंस के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो रिकरेंस को भी ख़त्म करती है। इनफैक्ट जो पेशेंट्स अगर दूसरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से क्योर भी हो गए हैं और जिनके मन में भय है कि कहीं दोबारा बीमारी लौट कर ना आ जाए, कहीं रिकरेंस ना आ जाए, उसको भी ये ख़त्म करती है। वो जो एक साइकोलॉजी वो बिल्कुल उसको तोड़ देती है, क्योंकि कोई भी मरीज़ वो खुद नोटिस करने लगता है कि पेशेंट इंप्रूव कर रहा है, एक जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप हो रही है। और हमारे इस केस में भी ये पॉसिबिलिटी है कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो सकती है, मॉम को है तो बेटी को होने की संभावना है। बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी है। अगर परिवार में किसी भी लेडी को कैंसर है तो चांसेस हैं कि उनके आने वाली जनरेशन्स में कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत ही ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है हेरिडिटरी कैंसर के लिए। कैंसर वंशानुगत है इन जनरल, और ब्रेस्ट कैंसर में अगर किसी माँ को कैंसर है तो चांसेस हैं कि उनकी बेटी या उसकी पोती को कैंसर हो सकता है। तो उसमें ज़रूरत है ये अवेयरनेस की कि अगर परिवार में किसी को कैंसर आ गया है तो उसके आगे आने वाली जनरेशन प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दे, ताकि वो एज अ प्रिवेंटिव बच सकती है ब्रेस्ट कैंसर से, चाहे किसी भी प्रकार के कैंसर से, और कैंसर भविष्य में फिर उन्हें कभी छूता नहीं है। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र से अगर हम किसी को एजुकेट करना चाहें कि आप ब्रेस्ट कैंसर से अपने आप को बचाए रखिए, तो आप किस तरह से किसी को समझाते हैं? क्योंकि ये सबसे मुश्किल टॉपिक होता है किसी को भी समझने और समझाने के लिए। हाउ डू यू एजुकेट एनीबडी? देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैंने कई सारी फैमिलीज़ ऐसे देखी हैं जिसमें लेडीज़ अपने परिवार वालों को नहीं बताना चाहती कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। मैंने देखा है इट इज़ मोर और लेस लाइक अ बेडरूम टॉपिक, जिसमें एक वाइफ, एक लेडी अपने पति को ही धीरे से बताती है देखो मेरी छाती में ऐसे ऐसे गांठ डेवलप हुई है और इस तरीके से। बट जिन लोगों के पति नहीं है या फिर जो अनमैरिड हैं, वो परिवार में अपनी मदर को या फादर को बताने में शर्माती हैं, वो डरती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक आम बीमारियों की तरह है। जैसे एक रूटीन में आप किसी को बुखार, दस्त या बाकी बीमारियां होती हैं, वे कैंसर भी एक आम बीमारियों की तरह है। इसको हवा ना समझें, इसको एक नॉर्मल बीमारी की तरह समझें। इसका इलाज संभव है। कैंसर होने पर वो एक मन में डर बैठता है, नहीं जब मैं टेस्ट कराऊंगी तो मुझे कैंसर का कोई टेस्ट नहीं कराना, कैंसर नहीं है डॉक्टर साहब, आप केवल हीमोग्लोबिन और ब्लड शुगर टेस्ट कर लें, बाकी कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये साइकोलॉजी गलत है।
अवेयरनेस ज़रूरी है। अवेयरनेस ये ज़रूरी है कि कैंसर कोई वो नहीं है कि किसी ने आपको श्राप दे दिया, एक आम बीमारियों की तरह है, इसका इलाज संभव है। अगर आप समय रहते इसको पकड़ लेंगे तो इसको इलाज करके आप काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं, क्योर हो सकते हैं और एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो कभी भी ये मन में साइकोलॉजी ना लाएं। अगर किसी भी प्रकार की कोई गांठ डेवलप होती है तो उसमें किसी के साथ शेयर करके, अगर यार दोस्त के साथ, परिवार में किसी बड़े के साथ, या अपने इवन जो मदर को अगर हुआ है तो बेटी के साथ डिस्कस करके वो टेस्ट कराने जा सकते हैं, एक अल्ट्रासाउंड कराने जा सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की गांठ है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को सलाह करके उससे डिस्कस कर सकती हैं और ऑपरेशन ना कराएं, दवाइयों से गांठ डिसॉल्व हो सकती है। सबसे अच्छी बात आपने ये बताई कि ऑपरेशन ना करवाएं। हमें लगता है कि हर चीज़ का सोल्यूशन ये है कि उसे ऑपरेट करिए, एम्पुटेट कीजिए, उसे अपनी ज़िंदगी से अलग कर दीजिए, तो वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए अलग। मगर ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप हमें कंसल्ट कीजिए, हमसे जानने की कोशिश कीजिए कि ये प्रॉब्लम आखिर आपकी लाइफ में क्यों है और उसका सोल्यूशन क्या है। कैंसर हीलर के ज़रिए हम बस इतनी ही कोशिश करना चाहते हैं कि आपके अंदर समझ हो, जानकारी हो कि ये प्रॉब्लम क्यों है और इसके सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना है। डॉक्टर साहब, आज आपने अवेयरनेस के लिए हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। आपने लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हमें बताया, साथ ही ये बताया कि हमें सेल्फ टेस्ट किस प्रकार करना चाहिए। ये सारी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने आज बताए हैं जिन्हें जानने के बाद हमारे दर्शक खुद भी अवेयर हो जाएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर से किस तरह से वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमने बात की ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर हम कोशिश करते हैं कि कम से कम बात करें, लेकिन आज अपने इस मुहिम के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम अगर आपके परिवार में किसी भी महिला को है तो इसे ढकने की, छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक महिला अपने परिवार की सबसे मजबूत धुरी मानी जाती है। अगर वो धुरी ही कमज़ोर हो जाएगी तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। हमारी सिर्फ ये कोशिश है कि आप इस बीमारी से लड़ने के लिए अपने अंदर एक इच्छा शक्ति पैदा करें। अगर ज़रा भी आहट बीमारी की आपके जीवन में है तो आप डॉक्टर साहब से मिलिए, कंसल्टेशन लीजिए और कैंसर हीलर के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बदल लीजिए। हमारी इस मुहिम में हमें आपके साथ, आपके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि इसके ज़रिए ही हम कैंसर जैसे रोग को इस धरती से दूर कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। कोशिश बिल्कुल बुरी बात नहीं है, कोशिश कामयाब होगी अगर आप हमारे साथ होंगे। आज दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार। अगर आप या आपका मरीज कैंसर जैसी लाइलाज समझी जाने वाली बीमारी से पीड़ित है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर, मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ग्लायोब्लास्टोमा, एस्ट्रोसाइटोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, लंग कैंसर, पैंक्रियास कैंसर, हड्डियों का कैंसर, इसोफेगस यानी भोजन नली का कैंसर, अमाशय का कैंसर इत्यादि। कैंसर पीड़ितों के लिए आशा की एक किरण, डॉक्टर कृष्णा कैंसर हीलर सेंटर, विश्व का प्रथम एवं एकमात्र इम्यूनोथेरेपी कैंसर क्लिनिक, 41 वर्षों से कैंसर के क्षेत्र में कार्यरत। हमारा दिल्ली का पता है सोमवार से शनिवार D842 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, सूर्या होटल के पीछे, नई दिल्ली 110025। हमारे फोन नंबर हैं 01141634550, 01126932782। मोबाइल नंबर है 9810006264। फोन करने का समय है सुबह 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक। हमारा चंडीगढ़ का पता है सोमवार से शनिवार SCO 89 सेक्टर 38C चंडीगढ़। मोबाइल नंबर 08427555336। फोन करने का समय है सुबह 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक। हमारा मुंबई का पता है सोमवार से शनिवार A7 आशा कॉलोनी, होटल सी प्रिंसेस के सामने, जुहू तारा रोड, जुहू, मुंबई 400049। मोबाइल नंबर है 0989238100।
फोन करने का समय है सुबह 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक। हमारी ईमेल आईडी है info@cancerhealer.in। हमारी वेबसाइट है www.cancerhealercenter.com। रात दिन के हेर फेर में, सड़क पे फिरती भीड़ के ढेर में, जिंदगी की छोटी छोटी बातें समझ में आती हैं कुछ देर में। WHO के एक सर्वे के मुताबिक विश्व भर में साल 2008 में 1,27,00,000 कैंसर के केस दर्ज हुए, जिनमें से 76 लाख से ज्यादा लोगों को कैंसर ने निगल लिया। और निराश करने वाला आंकड़ा ये है कि उसमें से 30% जानें सिर्फ सही समय पर डॉक्टरी सलाह न लेने की वजह से हुई। और एक अनुमान के अनुसार साल 2030 में ये आंकड़ा लगभग दुगना हो जाएगा। शायद ही विश्व के इतिहास में कोई और ऐसा रोग होगा जो इस गति से विकराल रूप ले रहा हो। पर इसी विश्व का, इसी समाज का एक छोटा सा हिस्सा, आप और हम ये मानकर बैठे हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता। हम सिगरेट नहीं पीते, हम नशा नहीं करते, हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कैंसर हो। फिर भी क्यों अंत की दस्तक देने आता है कैंसर? वजह सिर्फ एक, अज्ञान और लापरवाही। कैंसर एक ऐसा रोग जो न जाने कब दबे पांव हमारे जीवन में प्रवेश पा जाता है। कैंसर एक ऐसा भयानक शब्द जिसका हमारे जीवन से जुड़ना भर ही हमारे लिए अंत की दस्तक है। कैंसर न सिर्फ पीड़ित बल्कि उसके परिवार के लिए भी एक डरा देने वाला रोग है। कैंसर का असर शारीरिक से ज्यादा मानसिक होता है। कैंसर अपने साथ लाता है नाउमीदी, मायूसी, बदहाली, जिसकी वजह से कैंसर के होने पर हम उससे लड़ने और जीतने की बजाय लगते हैं अपनी जिंदगी को समेटने। भले ही आज कैंसर का इलाज मौजूद है, दवाइयां मौजूद हैं, लेकिन कमी है तो सिर्फ जानकारी की। और इसी भ्रम को आपके और हमारे जीवन से दूर करने और कैंसर के विरुद्ध एक नई शुरुआत का नाम है कैंसर हीलर, एक आशा की किरण। नमस्कार। कैंसर हीलर एक आशा के किरण में आप सभी का मैं योगिता सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अक्सर बात करते हैं कि हमारी जीवन शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जब बात खाने पीने की आती है तो हम सोचते हैं कि हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट के साथ साथ कभी कभी हम अपने ज़ुबान के हिसाब से थोड़ा फिसल जाते हैं। कुछ भी लजीज, कुछ भी चटपटा मसालेदार देखा टूट पड़ते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो खूब खाएं। अब वो खाना कैसा भी हो चलेगा, कभी ठेले पर खा लिया, कभी कहीं भी तला भुना खा लिया, जो देखा खा लिया, क्योंकि सिर्फ खाने पर हमारा ध्यान होता है। कई बार ये खाना जो हम खाते हैं हमारे लिए बहुत बुरी तरह से कार्य करता है, मतलब उसका रिएक्शन हम पर हो जाता है और हमें हो सकता है स्टमक कैंसर। सुन के आप बहुत अचंभित हो रहे होंगे कि खाने से स्टमक कैंसर, कैंसर तो बहुत सारे सुने हैं लेकिन स्टमक कैंसर सुनकर पहली बार मैं भी बहुत चौंकी थी, क्योंकि मुझे भी खाने से बहुत प्यार है और मुझे लगता है कि जो भी मिले खा लेना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो हमें मिला है अगर हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। बहरहाल स्टमक कैंसर के बारे में अवेयरनेस हम लाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग भी बहुत कुछ खाना पीना पसंद करते हैं, फास्ट फूड पर डिपेंडेंट हैं, रेडी पर कुछ भी अच्छा चटपटा देख लेते हैं तो आप कूद पड़ते हैं, क्योंकि आपको खाना बहुत पसंद है। खाने पर थोड़ा लगाम लगाइए, ये देखिए कि जो आप खा रहे हैं वो हाइजीनिक है, यानी साफ सुथरा है, या अनहाइजीनिक है, यानी कहीं से भी खा लेने वाला अशुद्ध भोजन तो नहीं कहीं आप खा रहे। बीमारियों से बचने के लिए आज आपको इस कार्यक्रम में हम बहुत कुछ खास बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा।
कैसे बचें स्टमक कैंसर से, इस बारे में आपको तमाम जानकारी देंगे जाने माने एक्सपर्ट इन कैंसर थेरेपी डॉक्टर तरंग कृष्णा जी। एक ऐसे एक्सपर्ट जिन्होंने कैंसर को बहुत गहन तरीके से पढ़ा है, रोकथाम में आज ये हमारा सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने कैंसर पर रिसर्च किया और अब बहुत कुछ नई नई चीज़ें भी लेकर हम तक पहुँचे हैं, जिनमें से एक है स्टमक कैंसर। यकीन मानिए ये शब्द मैंने पहले कभी नहीं सुना था। जब आज आपसे मुझे पता लगा तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना होगा। ये स्टमक कैंसर है क्या? सबसे पहले तो मुझे आप यही बताइए। स्टमक कैंसर लिवर में और बोन्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब अमाशय का कैंसर हुआ, पेशेंट ने ओवरलुक किया, कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर, उसको कॉन्स्टेंटली इरिटेट किया। कई सारे सिम्टम्स हैं जो हम आगे मैं बताऊंगा, तो वो सारे सिम्टम्स को ओवरलुक करता रहा। लेकिन जब उसने जांच कराई तब वो स्टमक कैंसर स्टमक में तो डेवलप हुआ ही हुआ, साथ ही साथ लिवर में और बोन्स में भी फैल गया। सो ज़रूरत है कि कई सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, कई सारे ऐसे लक्षण हैं जिसको नज़रअंदाज ना करें, जिससे समय रहते आप स्टमक कैंसर को पकड़ सकते हैं और उसका इलाज जितनी जल्दी हो सके शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब आपने लक्षण की बात की है। आपने बताया कि अगर आमाशय में, अगर पेट में हमारे कैंसर हो तो वो धीरे धीरे बाकी ऑर्गन्स की तरफ भी फैल जाता है और परेशानियां हो जाती हैं। तो अब सिम्टम्स कैसे पहचानें? जी, देखिए कई सारे लक्षण हैं। अगर किसी को खाने के बाद बार बार वॉमिटिंग आ रही है, या खाना खाने के बाद इमीडिएट वॉमिटिंग आई जिसमें ब्लड आया, या उसके ब्लड नहीं भी आया लेकिन बार बार वॉमिटिंग हो रही है, तो ये स्टमक कैंसर का लक्षण हो सकता है। या फिर अगर उसको बार बार डायरिया ऑल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन, अगर उसको डायरिया हुआ, लूज मोशंस आया और उसके बाद अगले दिन उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो ये भी लगातार कॉन्स्टेंटली इरिटेट करता रहा लाइनिंग को, स्टमक कैंसर हो सकता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट लक्षण है वो है हेमेटोमेसिस, खून की उल्टी होना, जिसको बार बार अगर महीने में एक बार भी या 2 बार भी अगर वॉमिटिंग्स हो रही हैं जिसमें उसमें ब्लड आ जा रहा है, भले ही कम क्वांटिटी में ही क्यों ना हो, लाल या काला ही क्यों ना हो, वो भी स्टमक कैंसर हो सकता है। स्टूल के रास्ते म्यूकस जाना, और स्टूल के रास्ते म्यूकस जाते जाते बार बार एक लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पेट में दर्द उठना, मीठा मीठा दर्द उठना। शुरुआत वो मीठे मीठे दर्द से होती है और बाद में कुछ भी अगर आपने खाया तो उसको सही से नहीं पचा पाए, जिसे इंडाइजेशन भी कहते हैं, वो भी स्टमक कैंसर हो सकता है। कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर, इसमें से कोई भी लक्षण अगर आपको, ज़रूरी नहीं है कि आज किसी को इंडाइजेशन हुआ तो स्टमक कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है। बट अगर किसी को कॉन्स्टेंटली इंडाइजेशन हो रहा है, किसी को कॉन्स्टेंटली एसिडिटी हो रही है, या फिर किसी को बार बार खाना खाने के बाद उल्टियाँ आ रही हैं, स्टमक कैंसर हो सकता है। डॉक्टर साहब, उल्टी आने की बात बताई आपने, क्या ऐसा भी होता है जो इंसान बार बार स्टूल पास करता है, स्पेशली खाने से पहले, खाने के बाद, अगर इस तरह की भी हैबिट किसी इंसान की है तो क्या इसका मतलब तीनों टाइम जो हम खाना खाते हैं उसके आसपास भी कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो क्या हम ये मान के चलें कि ये भी उस सिम्टम को कहीं ना कहीं टच कर रहा है? बिल्कुल टच कर रहा है, और इसमें हो सकता है कि अगर उसने उसको कॉन्स्टेंटली नज़रअंदाज किया, चांसेस हैं कि उसको स्टमक कैंसर आगे समय रहते, गॉड फॉरबिड, डेवलप हो सकता है। ये एक तरीके का, देखिए हर एक बीमारी के लक्षण जो हैं वो आपस में मिले जुले रहते हैं, जिसे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी कहते हैं। स्टमक कैंसर से रिलेटेड भी बाकी और बीमारियां भी हैं जिसके लक्षण वैसे हो सकते हैं। सपोज मसलन के तौर पर अगर किसी को किसी के फूड पाइप में, किसी के भोजन नली में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, उसको वहाँ जलन आती है, तो बार बार एसिडिटी आ रही है और उसको भी वॉमिटिंग आ रही है, तो वो भी एक भोजन नली में सूजन जिसे हम कहते हैं लेमैन्स टर्म में, उसका भी ये सिम्टम है। बट अगर ये चीज़ बार बार आ रही है तो उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक जांच के तौर पर स्टमक कैंसर सोचकर भी जांच करा लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। यूजुअली जब हमें गैस की प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, हम छोटी मोटी रेमेडीज़ खुद करना शुरू कर देते हैं। कुछ घर में नुस्खे होते हैं, दादी माँ के नुस्खे, उन्हें अपना लेते हैं, या आसपास केमिस्ट शॉप से जाके कुछ ऐसा ले लेते हैं ताकि हमें उस समय टेम्पररी रिलीफ मिल जाए। क्या इस तरह से अपना सेल्फ मेडिकेशन करना भी गलत है? क्या हम कैंसर को, स्टमक कैंसर को न्योता दे रहे हैं? देखिए सेल्फ मेडिकेशन कुछ हद तक ठीक है। अब जैसे अजवाइन है, हींग है, ये सब जैसे आपने बताया दादी माँ के नुस्खे, ये सब कुछ हद तक, ये गैस में, एसिडिटी में, ये सब कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। बट मैंने जैसे बताया कि कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर, किसी चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, अवेयरनेस रखें, एक सोच बड़ी रखें। सोच ये सोचें कि क्योंकि आजकल आपके चारों तरफ कई सारे ऐसे एजेंट्स हैं, कई सारे ऐसे चीज़ें हैं आपके चारों तरफ जिसको आप ना चाहते हुए भी इस बड़ी बीमारी का न्योता दे रहे हैं। इस बड़ी बीमारी आपको घेर सकती है। उस ओपन सोच के साथ, उस सोच के साथ उसको नज़रअंदाज ना करें। अगर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, 5वीं बार उसको मौका ना दें।
एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, किसी भी चीज़ को अगर कोई भी चीज़ बार बार अगर आपको परेशान कर रही है, अगर आपको लगातार बार बार एसिडिटी हो रही है, बार बार आपको वॉमिटिंग आ रही है, एक दो बार ठीक है आपने अपने घर के नुस्खे ले लिए या फिर किसी डॉक्टरी सलाह के ऊपर आपने दवाइयाँ ले ली, बट फिर भी अगर डॉक्टर्स टेस्ट नहीं करा रहे, आप इंसिस्ट करें कि डॉक्टर साहब एक मेरा कैंसर का टेस्ट और करा लीजिए। एक डर, एक वो मन में वो सोच नहीं होनी चाहिए कि कहीं मैं कैंसर का टेस्ट करा रहा हूँ, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे अगर कैंसर पॉजिटिव आ गया तो, ऐसा नहीं सोचें। कैंसर एक आम बीमारियों की तरह है। उसी तरीके से जब आप, कोई भी आजकल कैंसर से बचा हुआ नहीं है, देखा जाए तो हर किसी के कहीं ना कहीं दूर एक रिश्तेदार, किसी ना किसी के घर में कहीं कोई एक रिलेटिव कैंसर से ज़रूर जूझ रहा होगा, जाने अनजाने। तो कैंसर आजकल आम बीमारियों की तरह है। कहीं ना कहीं आगे आने वाले आंकड़े बताते हैं कि हर 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना पूरी तरीके से रहती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं केवल अवेयर कर रहा हूँ। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि कैंसर आजकल अगर देखा जाए तो एक्सीडेंट्स में मरने वालों की तादाद कम है, बट कैंसर से मरने वालों की तादाद ज़्यादा है। अगर एड्स के मरीज़ दुनिया भर में कम है, कैंसर के मरीज़ ज़्यादा हैं, बट लोग कैंसर की तरफ अवेयर नहीं है, लोग कैंसर की तरफ जागरूक नहीं है। तो जब ये जागरूकता हर किसी के अंदर आएगी और जब वो सोचेगा कि वो इन तमाम एजेंट्स जो बाहर इस प्रकार की दुष्प्रभाव, पॉल्यूशन, सिगरेट, तंबाकू, शराब या फिर किसी भी प्रकार के एजेंट से बचा हुआ नहीं है, तो कैंसर से कैसे बच सकता है। तो उसके लिए एक सोच ज़रूर रखें कि कोई भी चीज़ अगर परेशान कर रही है तो एक साथ में टेस्ट कैंसर का ज़रूर करा लें। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि हमारे अंदर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कमी अवेयरनेस की है, इसीलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। अच्छी बात यह है कि आज के युग में आप जैसा स्पेशलिस्ट मौजूद है जिनसे हम बात कर सकते हैं खुलकर हर एक विषय पर और जान सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम किस तरह के कैंसर को डेवलप कर सकती है हमारे शरीर के अंदर। आज हम स्टमक कैंसर की बात कर रहे हैं। खाने पीने के शौकीन लोग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप पंजाब में देखें तो लोग बहुत लजीज, तला भुना, घी से भरा हुआ खाना खाना पसंद करते हैं। यूपी का भी कुछ यही हाल है, खाना पीना सबको बहुत पसंद है। क्या खाना पीना एक हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं कि अगर जैसे आपने कहा कि तला भुना लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, खाने में मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे पास ऐसा डेटा मौजूद है जिसमें जब हमने स्टडी की तो उसमें देखा कि आंध्रा साइड में, जो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश साइड या फिर साउथ इंडिया साइड में, वो लोग अपने खाने में मिर्च बहुत यूज़ करते हैं, लाल मिर्च बहुत यूज़ करते हैं। तो उस एरिया में, उस बेल्ट में स्टमक कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर यूपी बिहार की बात करें तो यहाँ पर लोगों की खैनी और तंबाकू खाने की बहुत ज़्यादा संख्या है, तो इसमें मुंह के कैंसर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। बट थर्ड मोस्ट कॉमन अगर कोई कैंसर है तो वो स्टमक कैंसर है। तो स्टमक कैंसर ज़रूरी नहीं है कि केवल तंबाकू, सिगरेट, शराब से ही होगा। खाना भी जो आप खा रहे हैं, अगर आप ज़्यादा तेल वाला खा रहे हैं, ज़्यादा मिर्च वाला खा रहे हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले लेकर खा रहे हैं, तो ये भी बाहर का खाना जैसे आप खाते हैं। लोग फास्ट फूड, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, फास्ट फूड का चस्का हर किसी को है, बट लोग ये नहीं जानते कि जो ठेले का चाइनीज़ आप खा रहे हैं या फिर मसलन के तौर पर बड़ी बड़ी कंपनियों के जो आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं उसमें MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिला होता है, जो कैंसर करता है। ये MSG सीधे सीधे स्टमक कैंसर करता है, वो नहीं जानते। बट उन्हें वो चस्का, वो टेस्ट अच्छा लग रहा है कि जो चाइनीज़ आप खा रहे हैं वो MSG उसमें मिला है या नहीं मिला, ये किसी को नहीं पता। वो ये नहीं जानते कि वो MSG जो मोनोसोडियम ले रहे हैं, जिसे हम लेमैन्स टर्म में अजीनोमोटो कहते हैं, वो अजीनोमोटो भी स्टमक कैंसर करता है। बट क्योंकि वो एक अनअवेयर सिचुएशन से ले रहे हैं, एक बिना सोचे समझे ले रहे हैं, तो वो ये नहीं जानते कि धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है कि 2 बार चाइनीज़ खाया कैंसर हो जाएगा, बट सबकॉन्शियसली आप जो बार बार ले रहे हैं, कैंसर हो सकता है। डॉक्टर साहब, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम क्या मान के चलें कि हम कैंसर हीलर के ज़रिए किस तरह से लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, साथ ही ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, कैंसर हीलर हर प्रकार के कैंसर में लाभकारी है, चाहे वो कोई भी कैंसर ही क्यों ना हो। बट स्टमक कैंसर की जब हम बात करें तो स्टमक कैंसर में जब कैंसर शुरुआती तौर पर जब पकड़ा गया है या शुरुआती तौर पर डायग्नोज हुआ है, उस एक्शन में भी कैंसर हीलर बहुत ही अच्छा काम करती है। उसमें पेशेंट्स को अगर बार बार वॉमिटिंग आ रही है या फिर उसमें ब्लड आ रहा है तो उनकी ब्लीडिंग को रोकती है। इसमें स्टमक कैंसर में एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है वेट लॉस। मरीज़ को पता नहीं चलता, बट वो हमारे पास केसेस हैं जिसमें 10 से 12 किलो 2 महीने में कम हो गया। उसको पता नहीं चला, खाना खाता रहा, नॉर्मल खाता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका वेट लॉस हो रहा है, वो शरीर को नहीं लग रहा किसी भी रीज़न से, चाहे वॉमिटिंग हो रही हो, चाहे बार बार डायरिया हो जा रहा हो, उसको नहीं लग रहा। तो ये वेट लॉस भी कैंसर हीलर मेडिसिन रोकती है। धीरे धीरे करके उसको खाने में इच्छा बढ़ती है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बढ़ रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, तो अंदर से भूख लगती है, इच्छा शक्ति जागती है। और एक मरीज़, कैंसर का मरीज़, स्टमक कैंसर का भी
अपना नॉर्मल दिनचर्या रख सकता है, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ रख सकता है। जिसमें हमारे पास केसेस आए हैं जिसमें किसी एक आदमी का स्टमक कैंसर था, उसको 76 साल की उम्र में एक दिल्ली के ही बहुत बड़े अस्पताल से रिटर्न होकर आया था और उसको बहुत मन था, डॉक्टर साहब मुझे किसी तरीके से पूड़ियाँ खिलवा दो, फिर उसके बाद मार देना। तो मैंने कहा मैं क्या खिलवाऊंगा पूड़ियाँ, भगवान खिलाएगा, लेकिन जो भी हैं ये मेडिसिन हैं, आप देखिए भगवान का नाम लेकर शुरू करें। और जब उसने दवाई खानी शुरू करी तो 10 दिन बाद वो आया, डॉक्टर साहब ये मिठाई का डब्बा लेकर आया हूँ। तो मैं वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मैंने भला हो आपका, मैं पूड़ियाँ खाना शुरू कर गया। मैंने क्या खिलवाई, वो तो दवाइयाँ काम करी थी, भगवान ने चाहा तो शायद ऊपर वाले ने आपको ज़िंदगी देनी होगी। तो वो कहता है डॉक्टर साहब, फिर मैंने ऐसे ही उसके मजाक में बोला अब आपने पूड़ियाँ खा लिया, अब मैं आपको मार दूँ। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो उस पेशेंट रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, वो पेशेंट क्योर हुआ। और हमारी जो वेबसाइट है www.cancerhealercenter.com, उस पर आप जाकर उसका केस भी देख सकते हैं। 76 साल की उम्र में वो हमारे क्लिनिक पर, बस जब इलाज बंद हुआ उसका, वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई, तो केवल मुझे आशीर्वाद देना है डॉक्टर तो ऐसे ही और मरीजों को ठीक करता रहे। तो बस ऐसे ही आशीर्वाद की वजह से शायद भगवान की देन है कि जिस मरीज़ को छूते हैं वो रिकवर होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है, और अगर ऊपर वाले ने उम्र दी है तो पेशेंट ठीक भी होता है। लवली डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। ख़ास बात मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, 41 ईयर्स 41 साल हो गए हैं इस फील्ड में, पहले आपके पिताजी फिर आप। आपके पिताजी के टाइम में क्या स्टमक कैंसर इतना ज़्यादा था, या अब जो ये टाइम है जिसमें आप लोगों को हील कर रहे हैं और अब लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी है मेट्रो सिटीज़ की, आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है दोनों टाइमों में? कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मेरे फादर साहब 1968 से, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को भी गले का कैंसर हुआ था, तब से मेरे फादर साहब कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर्स उस समय साल में 1 या 2 साल में एक पेशेंट हुआ करते थे, या फिर बहुत ही रेयर एक फॉर्म में होता था। इवन अगर देखा जाए तो अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी की जो मिसेस थी, उनको भी कैंसर हुआ था और उनको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा था। और डॉक्टर्स, उनकी जो मेट थी नैन्सी, देयर वाज एन आर्टिकल विच आई वाज रीडिंग, एक आर्टिकल था, और उनकी मेट थी नैन्सी, वो जगह जगह डॉक्टर्स को फ़ोन कर रही थी। वो कह रही थी डॉक्टर साहब किसी तरीके से इनका दर्द बंद कर दीजिए, इनका किसी तरीके से लिम्फोमा का पेन बंद कर दीजिए, बट पेन बंद नहीं हुआ। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ उस समय, हालांकि इस समय मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इस समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। उस समय पेशेंट, क्योंकि इलाज मौजूद थे लेकिन अनअवेयर थे, उनके पास एक लिमिटेड वो था, रिसोर्सेज लिमिटेड थे। इस समय रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में हमारी जो मेडिसिन है, इम्यूनोथेरेपी, काफ़ी हद तक कारगर है। अगर लास्ट स्टेजेस में ही क्यों ना हो पेशेंट, एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीता है। दवाइयाँ कीमोथेरेपी के साथ भी दी जा सकती हैं, उसके बिना भी दी जा सकती हैं। रेडियोथेरेपी के साथ भी आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर्स जब रेडिएशन, कीमोथेरेपी, ऑपरेशन करके जब मना कर देते हैं कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, घर ले जाओ, सेवा करो, उस हालत में भी मरीज़ को एटलीस्ट एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सकती है। वो कैंसर हीलर इसमें भी कारगर है। ये सच में बहुत दुख की बात है कि समय के साथ ये चीज़ बढ़ रही है। हमारी लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, आप जिसे मानते हैं। लाइफस्टाइल के अलावा, लाइफस्टाइल में ही खान पान भी जो है वो हमारा शुमार है। उसके अलावा हेरिडिटरी चीज़ें तो इसमें इन्वॉल्व हैं ही, यानी हम इनमें से किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा मेन मोटो ये रहना चाहिए कि हम समय समय पर अपनी जाँच करवाते रहें। डॉक्टर साहब, क्या एज भी कोई स्टमक कैंसर में आप मायने रखते हैं? बिल्कुल, एज बहुत मायने रखती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, स्टमक कैंसर के लिए पुरुष या महिला, ज़रूरी नहीं है कि स्टमक कैंसर पुरुषों को ही हो, महिलाओं में भी ये उतना ही ज़्यादा कॉमन है। वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अपना स्टमक कैंसर के लिए जांच ज़रूर करते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बताना चाहूँगा कि लोग जनरली, लोगों की ये सोच होती है नीचे से ऊपर तक, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी की ये सोच होती है कि वो खाने के लिए जीते हैं, कि भाई जितना जीना है आराम से, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से खाओ, डट के खाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जीना है आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीना है। अच्छा खाइए, स्वच्छ खाइए, पौष्टिक खाइए, जितना हो सके। अगर कहते हैं सात्विक भोजन, सात्विक अगर मन रहेगा तो वो तभी रहेगा जब आप सात्विक भोजन करेंगे। फूड फॉर थॉट जैसे कहते हैं कि अगर खाना अच्छा रहेगा तो ख्याल अच्छे आएंगे। उतना ही जितना सात्विक भोजन आप करेंगे, उतना ही आपके शरीर की क्लेंजिंग रहेगी, उतना शरीर क्लीन रहेगा, साफ रहेगा, एंड इनफैक्ट कैंसर से भी आप बचे रहेंगे। यानी वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड का भी इसमें हमें ध्यान रखना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, बिकॉज कुछ एक तबका है जो केवल नॉन वेजिटेरियन ही खाता है, तो उसमें ऐसा नहीं है। बट जहाँ तक हो सके रेड मीट अवॉइड करें। अगर खाना है तो वाइट मीट आप ले सकते हैं, बट रेड मीट शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज रेड मीट कहीं ना कहीं स्टमक कैंसर को भी या इनफैक्ट दूसरे कैंसर लाने में भी प्रोन करता है। वेजिटेरियन हो सके, नथिंग बेटर देन दैट। जितना हो सके सात्विक भोजन यही होता है कि वेजिटेरियन खाना खाएं। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं,
अगर आप मांसाहारी भी हैं तो भी उसमें आप अगर हो सके तो लाल मांस ना खाएं, रेड मीट ना खाएं, वाइट मीट लें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये आप हर बार हमें बताते हैं। क्या कैंसर के इलाज जब हम करवाते हैं, आपने कहा कि ये एक पूरा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे ही शरीर के अंदर की जो ऊर्जा है उसको आप बढ़ाते हैं, हमारे सेल्स को आप डेवलप करते हैं ताकि वो कैंसरस जो भी एजेंट्स हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको ख़त्म करके जो पॉजिटिविटी है वो अंदर फैल जाए। ये हमारा मेन केस है। पॉजिटिविटी नहीं, मतलब हम लोग जो दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ इम्यून सिस्टम पर आधारित हैं। ओरल मेडिसिन दी जाती हैं, इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, नॉर्मल सेल एक्टिव होते हैं जिसमें नॉर्मल सेल कैंसर सेल को ख़त्म करते हैं। ट्रीटमेंट इम्यूनोथेरेपी पर आधारित है। इट इज़ वेरी वेल साइंटिफिक एज वेल एज नेचुरल। साइंटिफिक इसलिए क्योंकि जो भी मेडिसिन दी जाती हैं वो इम्यून सिस्टम पे काम करती हैं, नॉर्मल सेल एक्टिव होकर फैगोसाइटिक एक्शन के थ्रू कैंसर सेल को ख़त्म करना शुरू करते हैं। नेचुरल इसलिए क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी 169 मदर टिंचर्स यूज़ हो रहे हैं, इट्स अ बंच ऑफ 169 मदर टिंचर्स। मदर टिंचर्स मतलब ये जितने भी वर्ड्स, ये जितने भी हर्ब्स यूज़ हो रहे हैं, ये सब नेचुरल है। इसका किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है, किसी प्रकार के कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं है, किसी प्रकार के कोई भी मेटल्स नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई केमिकल्स नहीं है जिससे शरीर को नुकसान पहुँचे। आमतौर पर जनरली कुछ मरीज़ ऐसे, कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ हद तक तो टाइम फ़ायदा हुआ, कुछ टाइम लिमिट तक तो फ़ायदा हुआ, पर उसके बाद और स्थिति बद से बदतर हो जाती है। कैंसर हीलर ऐसा नहीं है। ये दवाइयाँ इतनी सक्षम है कि आप इसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साथ भी ले सकते हैं। ये उसके दुष्प्रभाव को भी कम करता है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम बढ़ा रहा है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया, तो कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं जैसे भूख ना लगना, उल्टियाँ आना, बार बार जलन होना, एसिडिटी होना या फिर दर्द बढ़ना, इन सब में भी इम्प्रूवमेंट लाता है। जो रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, रेडिएशन फाइब्रोसिस जो होता है, इसमें भी कारगर है। ऑपरेशन के बाद जैसे कई लोग ऑपरेशन करा लेते हैं और सोचते हैं कि कीमो रेडिएशन उन्हें अब नहीं कराना, उसके बाद भी ऑपरेशन के बाद रिकरेंस ना हो, इसके लिए भी आप कैंसर हीलर कोई भी अपना सकता है और रिजल्ट्स देख सकता है। डॉक्टर साहब, सबसे अच्छी बात कैंसर हीलर की ये है कि जो लोग अक्सर ट्रस्ट करते हैं दूसरे मेडिकल साइंस के ऊपर, उन्हें लगता है कि नहीं यही इलाज पद्धति हमारे लिए सही है, उनको आप कहते हैं कि ठीक है तुम अपना इलाज पद्धति अपने साथ रखो, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे, हमारे कैंसर हीलर को साथ लेके चलो, फिर देखो कि तुम्हें कितना पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है, कोई ऑप्शन छोड़े नहीं। मैं किसी को डिस्क्रेडिट नहीं करता भाई, मॉडर्न मेडिकल साइंस है तो उनके पास यही ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड ऑपरेशन। अगर कोई वो अपनाना भी चाहता है तो उसके साथ कैंसर एक बीमारी है जिसको आप चारों तरफ से जितने जल्दी हो सके जकड़ें, उसको ख़त्म करें। कैंसर ख़त्म होना चाहिए चाहे किसी से क्यों ना हो। क्रेडिट की कमी नहीं, भगवान की दया से क्रेडिट है, आप क्रेडिट दूसरे डॉक्टर्स को देते रहें। हमारा मरीज़ ठीक होना चाहिए, वो हमारा मेन एम रहना चाहिए, चाहे किसी से क्यों ना हो। दिस इज़ सो लवली डॉक्टर साहब कि मरीज़ ठीक होना चाहिए, यही आपका मोटो और यही हमारा भी मोटो है। हमारा जो सबसे असली मकसद है वो ये है कि हम आपको एजुकेट करें, कैंसर से बचाव कैसे हो इस बारे में आपको जानकारियाँ दें। हम अक्सर छोटे मोटे कैंसर्स के बारे में तो जानते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शरीर के हर अंग में भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल में कोई पॉजिटिव बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। जिस तरीके से, जिस ढर्रे से जीना शुरू कर चुके हैं, हमें लगता है कि हमारी यही लाइफस्टाइल हमारे लिए बेस्ट है। जो खाना हमें पसंद है, हम सोचते हैं कि वो ही जो हमारी ज़ुबान को भा रहा है वो ही हमारी ज़िंदगी के लिए बेस्ट है। ये भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, जिनकी वजह से हमें कैंसर भी हो सकता है। हमारे इस मुहिम में अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आप वाकई इन बीमारियों से बच भी सकते हैं, दूसरों को आगाह भी कर सकते हैं ताकि वो कैंसर की चपेट में न आए। कैंसर हीलर के जरिए हमारी ये कोशिश है अवेयरनेस फैलाने की, आपको ये बताने की कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती अगर आपको डायग्नोस कर दिया गया है कि आपको कैंसर है। ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है जहाँ अक्सर लोग कहते हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम आपको आगे कुछ हेल्प नहीं कर सकते। हम आपको वहाँ आश्वासन देते हैं कि ज़िंदगी आपकी बेहतर बनाई जा सकती है। डोंट गिव अप लिविंग, वी ऑलवेज वॉन्ट यू टू लिव अ बेटर लाइफ। जब तक आप जी रहे हैं तब तक खुशहाली से जिएं, यही हमारा मेन मोटो है। डॉक्टर साहब, आप जो दर्शक हैं हमारे, जो कि स्टमक कैंसर के बारे में बिल्कुल अनअवेयर रहे हैं आज तक, उनको क्या आप एक अच्छी सी बात बताएंगे, साथ ही उन दर्शकों को जो कि कैंसर से जूझ रहे हैं, स्टमक कैंसर से, उनके लिए आपकी तरफ से क्या टिप, क्या सजेशन रहेगा? स्टमक कैंसर अगर किसी को हो गया है या इनफैक्ट कोई भी कैंसर से अगर कोई जूझ रहा है तो मन में ये विश्वास लाने की ज़रूरत है कि कैंसर मौत नहीं है, कैंसर का पर्याय मौत नहीं है। कैंसर से आप बच भी सकते हैं, कैंसर से लड़ भी सकते हैं। ज़रूरत है एक वो सोच लाने की, ज़रूरत है एक मन में अवेयरनेस लाने की, एक विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की कि कैंसर हीलर हर प्रकार के कैंसर में काम करती है।
आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर खुदा न खास्ता भगवान ने उम्र नहीं दी है तो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी सकते हैं, और अगर भगवान ने उम्र दी है तो आप रिकवर भी हो सकते हैं, इनफैक्ट आखिरी स्टेज में भी मौत के मुंह से बाहर भी आ सकते हैं। कैंसर में एक स्ट्रांग विल पावर रखें, एक हवा ना समझें, एक लाइलाज बीमारी ना समझें, जितना जीना है क्वालिटी ऑफ लाइफ से जिएं, उसको अंत ना समझें, एक नई शुरुआत समझें ज़िंदगी की, आप कभी नहीं हारेंगे। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें कैंसर के बारे में पता ही नहीं है कि स्टमक कैंसर उन्हें क्यों हो सकता है, ये भी एक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि हम अपने खान पान पे, अपने लाइफस्टाइल में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अच्छा हेल्दी रूटीन रखें, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, जितना हो सके रेगुलर व्यायाम करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, अच्छा खाना खाएं, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। जैसे कहते हैं कि हर किसी का शरीर बायोलॉजिकल क्लॉक के आधार पर बंधा हुआ है। सुबह का जैसे सूरज उगा, आप उठे उस समय, जिस चेहरे सूरज ढलता रहा, रात हुई, आप कहते हैं कि तीसरे पहर, चौथा पहर हुआ, उस समय सो जाएं। भले ही आजकल जो लाइफस्टाइल चल रहा है जिसमें एक आदमी मजबूर है, एक आदमी कांस्टेंट रेस में भाग रहा है कि जीतना है भाई, परिवार का पालन पोषण करना है, कहते हैं कि घर वालों का पेट पालना है, तो पेट पालने के चक्कर में अपने पेट का ध्यान नहीं रख रहे, या पेट उसका ध्यान नहीं रख रहे कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, तो ये समझदारी नहीं है। घर वालों का पेट आप तब पाल पाएंगे जब आप अपना ख्याल रखेंगे, जब आप अपने पेट का ध्यान रखेंगे, आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। सो अगर ये अवेयरनेस ला रहे हैं, अगर वो सोच बड़ी ला रहे हैं, आप बच सकते हैं कैंसर से। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो हो सकता है थोड़ी रिलेवेंट लगे आपको, मगर जब ट्रस्ट डेवलप करने की बात होती है, लोग न जाने क्यों सोचते हैं कि हम जब बहुत बुरी तरह से डॉक्टर ग्रिल करेंगे हमें, तब जाके ही हम ठीक हो सकते हैं। और आराम से, जैसे हम कैंसर हीलर के ज़रिए लोगों को ठीक करना चाहते हैं, लोगों को लगता है ये तो बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, इससे हम कैसे ठीक हो जाएंगे। तो आपको बहुत फेस करना पड़ता होगा डिफ़िकल्टी लोगों को ये समझाने में कि नहीं, ये चीज़ आसानी से ठीक की जा सकती है, आपको एक परफेक्ट ग्रिलिंग की ज़रूरत नहीं है ठीक होने के लिए। देखिए, जहाँ तक प्रॉब्लम्स का सवाल है, मतलब पेशेंट्स वो सोचते हैं कि कैंसर हो गया, तो वो लैक ऑफ अवेयरनेस है। उनकी सोच ये रहती है कि कैंसर हो गया तो वही सब ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, वो सारे दुष्प्रभाव जो करते हैं वही एक ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है। इम्यूनोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ इतना जेंटल ट्रीटमेंट है कि पेशेंट रिकवर भी होता है, पेशेंट इवन लास्ट स्टेजेस में क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीता है। परेशानी तो महात्मा गांधी को भी आई थी जब उन्होंने सोचा था कि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए एक बिना लठ मारे, बिना लाठी करे, बिना गाली गलौज किए, बिना कुछ बोले शांति से उन्हें भगा सकते हैं, और उन्होंने सफल भी हुए। तो परेशानी आती है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान जाएं। ये एक ऐसा जेंटल ट्रीटमेंट है जिसमें बिना दुष्प्रभाव किए भी हम बीमारी से जीत सकते हैं और उसका ख़त्म भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जिस पॉजिटिव नोट के साथ इसे एंड किया है, मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे कि अगर कैंसर की उन्हें छोटा सा हिंट भी अपने शरीर में नज़र आता है तो उन्हें बेझिझक होकर हमसे संपर्क करना चाहिए, ताकि हम उन्हें बता सकें कि कैंसर से बाहर कैसे निकला जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के लिए। नमस्कार। दोस्तों, कैंसर के प्रति अवेयरनेस हम आपको दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कैंसर से आप लड़ सकते हैं, आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं। बचाव के लिए आपको क्या करना है हम बताते रहते हैं, आप उन बातों को ध्यान में रखिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी। आज मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, बताएंगे कुछ खास आपको ताकि आप कैंसर से बचे रह सकें। आज दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर आप या आपका मरीज कैंसर जैसी लाइलाज समझी जाने वाली बीमारी से पीड़ित है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर, मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ग्लायोब्लास्टोमा, एस्ट्रोसाइटोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, लंग कैंसर, पैंक्रियास कैंसर, हड्डियों का कैंसर, इसोफेगस यानी भोजन नली का कैंसर, अमाशय का कैंसर इत्यादि। कैंसर पीड़ितों के लिए आशा की एक किरण, डॉक्टर कृष्णा कैंसर हीलर सेंटर, विश्व का प्रथम एवं एकमात्र इम्यूनोथेरेपी कैंसर क्लिनिक, 41 वर्षों से कैंसर के क्षेत्र में कार्यरत। हमारा दिल्ली का पता है सोमवार से शनिवार D842 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, सूर्या होटल के पीछे, नई दिल्ली 110025। हमारे फोन नंबर हैं 01141634550, 01126932782। मोबाइल नंबर है 98100004
6264। फोन करने का समय है सुबह 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक। हमारा चंडीगढ़ का पता है सोमवार से शनिवार, SCO 89 सेक्टर 38C चंडीगढ़। मोबाइल नंबर 084275555336। फोन करने का समय है सुबह 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक। हमारा मुंबई का पता है सोमवार से शनिवार, A7 आशा कॉलोनी, होटल सी प्रिंसेस के सामने, जुहू तारा रोड, जुहू, मुंबई 400049। मोबाइल नंबर है 0989238100। फोन करने का समय है सुबह 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक। हमारी ईमेल आईडी है info@cancerhealer.in। हमारी वेबसाइट है www.cancerhealercenter.com।